नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, जैसे अभी हाल ही में एनटीपीसी के एग्ज़ाम आपके 30 दिन बच रखे हैं और 30 दिन बाद और भी जो एग्ज़ाम्स आपके आएंगे जैसे टेट, सीटेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम्स हैं। तो इन सब सारे के एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग करेंट अफेयर का सेशन आपके लिए लेके आ रहे हैं। आपको बहुत सारे सोर्सेज मिल जाते हैं जिससे आप कन्फ्यूज़न में जाते हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो हम उन सारे सोर्सेज का एक समरी लेकर के अपने चैनल पे उपलब्ध हैं और आप अगर इसे भी फॉलो करते गए रेगुलर तो निश्चित ही आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और ये सेशन लगातार चलता रहेगा। एनटीपीसी के एग्ज़ाम दिसंबर में है, 15 दिसंबर, तो पूरे के पूरे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में हम इसे कवर करेंगे और जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं टेट, सीटेट और सुपर टेट के लिए वो भी स्टूडेंट इस चैनल को फॉलो करते रहें ताकि हम उनके लिए भी आगे भी करंट अफेयर्स को जारी रखेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जा सकता है, ये है संवाद विद स्टूडेंट्स। ये एक इनिशिएटिव है, एक प्रोग्राम है जो किसने लॉन्च किया है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किस संस्था ने लॉन्च किया है, तो ये इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर ने लॉन्च किया है, मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो है वो इसरो ने, सिंपली आप मान सकते हैं कि इसरो द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसरो आप जल्दी याद रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि ये प्रोग्राम, संवाद नाम का प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था, तो इसरो ने लॉन्च किया था। ठीक है, बहुत डीप में नहीं चलेंगे क्योंकि आपके एग्जाम्स जो हैं वो इसी बेस पे आते हैं, तो थोड़ी से जो फैक्ट और डिटेल होगी मैं आपको बताता चलूँगा। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कितने स्टूडेंट्स थे, 40 स्टूडेंट्स और 10 टीचर्स, मतलब 10 अध्यापकों को और 40 छात्रों को यहाँ पर बुलाया गया था। और किससे इंटरेक्शन हुआ था, जो इसरो के चेयरमैन है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन है, के सिवन जी। ये प्रोग्राम जो था वो एक तरीके से इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि बच्चों से भी चर्चा हो और बच्चों को साइंस के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में आगे लाया जा सके। तो इस तरह से इतनी बातें इसमें आपको ज़रूरी थी। ठीक है, यहाँ पे दिया भी गया है क्यों इसको लॉन्च किया गया था कि इंगेज यंगस्टर्स, ठीक है ना, जो यंगस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट बढ़े किसमें, साइंस की तरफ, ताकि वो भी स्पेस रिसर्च इन सब में रुचि लें और इसमें आगे आएँ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी आपको पहली जाननी, संवाद से रिलेटेड। संवाद किस संस्था ने वो किया था, वहाँ 4 ऑप्शन दे देगा, जहाँ पे इसरो भी होगा तो आपका ऑप्शन इसरो जो होगा वो करेक्ट होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। एक दूसरा पॉइंट है जो पूछा जा सकता है, वो है इंडियन साइंस कांग्रेस से रिलेटेड। इंडियन साइंस कांग्रेस क्या है, इसका 166th एडिशन जो है हुआ है जालंधर में। तो इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ पे हेल्ड हुई, कहाँ पे इसकी मीटिंग हुई, तो आप ध्यान रखिएगा कि जालंधर में हुई है 2019 की मीटिंग। ठीक है, कौन सा वर्जन था वो, 166th एडिशन था। इसकी थीम क्या थी, बहुत ज़रूरी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसकी थीम आप ध्यान रखिएगा कि फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये इसकी थीम थी जो आपको ज़रूरी है, आप याद रखिएगा। आपसे थीम पूछ लेता है कभी कि द इंडियन साइंस कांग्रेस की थीम क्या थी और किसने लॉन्च किया, तो आपके पीएम मोदी जी ने किया हुआ है। कहाँ पे किया है, जालंधर में किया है। ठीक है ना। आगे कुछ डिटेल दी गई है कि लगभग 30,000 लोग यहाँ पे उपस्थित थे। कई स्कूल के जो थे, टीचर्स थे, रिसर्चर्स थे, पॉलिसी मेकर थे, वैज्ञानिक थे, इन सबको मिला करके 30,000 डेलीगेट्स इसमें शामिल हुए थे इस साइंस कांग्रेस में। ठीक है ना। और इसमें कुछ क्या कहते हैं, विदेशी लोग भी दूसरे देश से शामिल हुए थे। ठीक है, इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए कि बहुत सारे लोग जो हैं कई संस्थाओं से, इसरो से, DRDO से, एम्स से, UGC से, AICTC से, और कई लोग विदेश से भी, जैसे कंट्रीज़ भी दिए, USA से, UK से और अदर कंट्रीज़, ये भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हुए थे। तो आपको क्या याद रखना है इसमें इम्पोर्टेंट कि इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ हुई थी, जालंधर में हुई थी। कौन सा एडिशन था, 106 था और इसकी थीम क्या थी, फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जालंधर में ही स्मृति ईरानी जी ने, कौन से मिनिस्टर हैं, टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, इन्होंने वुमेन साइंस कांग्रेस लॉन्च किया। ये जो अभी आपने इंडिया साइंस कांग्रेस पढ़ा उसी का ये पार्ट है। देखिए पार्ट ऑफ 106, मतलब 106
इंडियन साइंस कांग्रेस जो 106वीं जो मतलब 106th साइंस कांग्रेस हुई है, उसी के पार्ट में स्पेशली विमेन साइंस कांग्रेस के नाम पर उसका उद्घाटन किसने किया है? स्मृति ईरानी जी ने किया हुआ है। अब विमेन के नाम से अलग विंग बनाने का एक ही मतलब है, ताकि विमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो साइंस के फील्ड में, इसलिए ये चीज़ किया गया। तो आपसे पूछा जाए कि ये विमेन साइंस कांग्रेस कहाँ पे हुआ था, तो वो भी जालंधर में ही हुआ था। वो एक्चुअली वही इंडियन साइंस का पार्ट ही है, लेकिन इसका उद्घाटन पीएम ने नहीं किया बल्कि स्मृति ईरानी जी ने किया था। ठीक है, चलिए एक और फैक्ट जो आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था स्पेशली कुंभ मेला से रिलेटेड। ठीक है ना, कुंभ मेला में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो ट्रेन वेन को लेकर के परेशानी होती है। उस ऐप का नाम क्या था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो रेल कुंभ सेवा मोबाइल एप्लीकेशन। इससे क्या होता था, इससे लोगों को पता लगता था कि मेला स्पेशल ट्रेन कौन कौन सी है। ठीक है ना, और उन्हें ये भी पता लग पाता था कि उसकी करंट लोकेशन क्या है, और वो वहाँ तक आसानी से स्टेशन तक पहुँच पाते थे जहाँ से भी वो ट्रेन चल रही होती थी। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसमें किसकी किसकी इन्फॉर्मेशन इस एप्लीकेशन में है, तो मेला जोन्स कितने बने हुए हैं, होटल्स कौन कौन से हैं वहाँ पे, इंपॉर्टेंट बस स्टेशंस कहाँ है ना, तो प्रयागराज जहाँ पे कुंभ लगता है उससे रिलेटेड सारी जानकारी जो है वो यहाँ पे दी जा रही थी। और एप्लीकेशन का नाम याद रखिएगा, रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप। आपको याद रहेगा कुंभ से रिलेटेड है तो कुंभ सेवा मोबाइल ऐप रहेगा। किसने लॉन्च किया है, तो एनसीआर ने, नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे, वहाँ पे ऑप्शन दे देगा। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा एनसीआर ने लॉन्च किया है। चलिए अगला एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है जो यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर, मतलब कि केंद्रीय जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, नाम याद रखिएगा, उन्होंने भुवनेश्वर में एक स्कीम लॉन्च की है। उसका नाम है उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव ना। तो ये स्वच्छता के लिए बढ़ाए गए कदमों में से एक है। स्वच्छता जैसे देखते हैं कि मतलब क्लीनलीनेस पे लगातार चर्चा हो रही है, तो ये कहा जाए जो ये स्कीम धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च की है ना, ये एक उड़ीसा में स्कीम चलती थी, खुशी स्कीम। तो खुशी स्कीम कहाँ की थी, उड़ीसा गवर्नमेंट की थी, जिसके माध्यम से वो लोग क्या करते थे, सैनिटरी पैड्स जो हैं वो फीमेल स्टूडेंट्स को फ्री में देते थे। तो उसी के पैरेलल, उसी से रिलेटेड बोल सकते हैं कि एक स्कीम है, वो कौन सी है, यूनियन गवर्नमेंट की, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है। उस स्कीम का नाम क्या है, उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव। ये भुवनेश्वर में लॉन्च हुई है, भुवनेश्वर की है नहीं, मतलब उस स्टेट की नहीं है केंद्रीय। ठीक है, और धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो केंद्रीय मिनिस्टर हैं उन्होंने इसे लॉन्च किया है। तो खुशी स्कीम कहाँ की है, वो उड़ीसा की है। और खुशी के ही पैरेलल जो केंद्र की स्कीम चली है वो कौन सी है, उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव। इसमें क्या कर रहे हैं, लगभग 100 लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली जाएगी जहाँ पे सैनिटरी पैड्स बनाए जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसका मतलब इंक्रीमेंट, मतलब ग्रोथ इन बोल सकते हैं इंडस्ट्री, या इन सब चीज़ों की उपलब्धता आसानी से हो पाए, कॉस्ट उतनी ज़्यादा ना रहे। ठीक है, ताकि स्वच्छता का जो मिशन है उसे पूरा किया जा सके। सो दिस इज़ द वे कि सेंटर की ये स्कीम आप याद रखिएगा। और कहाँ पे लॉन्च हुई है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, चलिए आपको बहुत फैक्ट याद रखने हैं, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, बट आपको इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या याद रखना है। तो मैंने आपको कहा कि इम्पोर्टेंट है कि ये स्कीम किसने लॉन्च की और कहाँ पर लॉन्च हुआ। ठीक है ना, अब एक ध्यान रखिएगा, मेघालय की सरकार है, उसने कोल माइनिंग, मतलब जो कोयले की खदान होती है, जिस पर खुदाई होती है, उस पर क्या कहते हैं, इलीगल जो कोल माइनिंग होती है, मतलब बिना परमिशन के जो होती है, उस पर, उसके कारण मेघालय पर 100 करोड़ का जो है फाइन वो कर दिया गया। मतलब मेघालय एक स्टेट है जहाँ पे इलीगल कोल माइनिंग हो रही थी, और इसकी वजह से जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है ना, उसने क्या कर दिया, 100 करोड़ का फाइन लगा दिया है। क्यों लगा दिया है, क्योंकि बिना परमिशन आप कोल माइनिंग कर रहे थे, मतलब ज़मीन की खुदाई करके कोयला निकाल रहे थे। ठीक है, जो कि प्राकृतिक रिसोर्स है और कहीं ना कहीं आपको परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। तो मेघालय किस सरकार पे लगाया गया, मेघालय गवर्नमेंट पे लगाया गया। कितने करोड़ का लगाया गया, 100 करोड़ का। किस संस्था ने लगाया, एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने लगवाया है। ठीक है ना, और ये कहा गया जो फाइन आपसे कलेक्ट की जाएगी ना 100 करोड़ की, ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में 2 महीने के अंदर उन्हें जमा करनी होगी मेघालय सरकार को। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि जो एनजीटी है, एनजीटी के चेयरमैन कौन है, AK गोयल है। एनजीटी ने क्या किया है, 100 करोड़ का फाइन मेघालय पे लगाया। क्यों लगाया है, कोल माइनिंग के लिए लगा रखा है। ठीक है ना, चलिए इससे अगली
इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए ज़रूरी है वो ये है कि हु विल सीज टू बी ए मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। कई बार पूछा गया है, इसको ओपेक बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओपेक का कौन सा ऐसा देश है जो ओपेक की सदस्यता से बाहर हो गया है ना, अब उसका सदस्य नहीं रहेगा। ऑप्शन में कतर याद रखिएगा, ठीक है। ओपेक क्या है, हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि ओपेक जो है एक 14 देशों का समूह है जो पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन से डील करते हैं। मतलब पेट्रोल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रीज़ हैं, पेट्रोलियम की एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, 14 देशों का ग्रुप है, ठीक है, जिसकी संरचना कब हुई थी, 1960 में हुई थी, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर जो है वो ऑस्ट्रिया है, वियना ऑस्ट्रिया। कितनी बातें याद रखनी है कि कौन सा देश ओपेक से बाहर हो गया, कतर। ओपेक में कितने कंट्रीज़ थे जब वो बनी थी, इट इज़ 14 कंट्रीज़। एंड कब बनी थी, 1960 में। ये भी नहीं पूछेगा बट ये ज़रूर पूछ सकता है कि उसका हेड क्वार्टर कहाँ है ओपेक का, ठीक है, वो कौन सा है, वियना। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। याद हो जाएगा, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ ऐसे देशों का समूह जो क्या करता है, निर्यात करता है किसका, पेट्रोलियम का, ठीक है। चलिए उसके बाद कुछ और भी फैक्ट्स आपके लिए हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। पहला देखिए, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ विजय एंड देना बैंक इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा। तो विजय और देना बैंक का मर्जर किस बैंक के साथ हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा। और इसके मर्जर का कब से चालू होगा, अप्रैल 2019, मतलब 2019 में दोनों को विलय कर दिया गया था। किसमें, बैंक ऑफ बड़ौदा में। क्यों किया गया था, ताकि हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैंक हो जाए। और ये इसके मर्जर के बाद ना बैंक ऑफ बड़ौदा जो होगी वो 3rd बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक हो जाएगी। पहली कौन सी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरी कौन सी है, HDFC, ठीक है, एसेट के टर्म पे ध्यान रखिएगा, एसेट यहाँ पे दिया गया पैसे के टर्म में। और 3rd लार्जेस्ट कौन सी हो जाएगी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। मर्जर के बाद, विलय के बाद छोटे छोटे बहुत सारे बैंक्स देश में चल रहे हैं और इससे उनकी एसेट इतनी ज़्यादा नहीं है कि उनको इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज़ किया जाए। तो इसीलिए SBI को कई ब्रांचेस को मर्ज करके एक बड़ी बैंक बनाई गई। HDFC 2nd लार्जेस्ट बैंक है और 3rd विलय के बाद कौन हो जाएगी, बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट खबर है, सचिन तेंदुलकर के जो कोच थे जिनका नाम था रमाकांत आर्चरेकर, उनकी डेथ हो गई है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि उनके कोच का नाम क्या था, और ये रमाकांत आर्चरेकर जिनकी हाल ही में डेथ हो गई वो किन से संबंधित थे, तो वो क्रिकेट से संबंधित थे, सचिन तेंदुलकर के कोच भी थे। इन्होंने सचिन ही नहीं केवल कई विनोद कांबली, प्रवीण आमरे, ठीक है ना, समीर दीघे, इस तरह के, बलवंदर सिंह संधू, ऐसे व्यक्तियों के भी कोच रह चुके हैं। तो ही वॉज एमिनेंट, लाइक ग्रेट पर्सनालिटी। तो उनकी डेथ हुई है और ध्यान रखिएगा, रमाकांत आर्चरेकर। वैसे आप क्रिकेट देखते होंगे तो ज़रूर आपको याद होगा। और उन्हें पद्मश्री का अवार्ड भी मिला था रमाकांत आर्चरेकर जी को, ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला था। द्रोणाचार्य अवार्ड क्यों मिला है, इसलिए ताकि उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है गेम्स में, ठीक है। चलिए इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वन लाइनर, जो आपको पढ़ने चाहिए, आपके लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक आपसे पूछा जाता है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, उसने एक किसानों के लिए स्कीम निकाली है, उसका नाम क्या है, तो कृषि कृषक बांधो स्कीम। कृषि कृषक बांधो स्कीम किस राज्य ने निकाली है, तो आप ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने निकाली है। आपसे पूछ लेगा कृषि कृषक बांधो, आगे ऑप्शन दिया होगा निम्नलिखित में से किस राज्य के हैं, तो 4 राज्य होंगे, आपको वेस्ट बंगाल याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, एक विलेज है जिसका नाम है सियांग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना, उसमें क्या हो गया है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना कर। आपको ये सियांग डिस्ट्रिक्ट नहीं याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि जो सहज बिजली हर घर योजना है, इससे इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है, हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको सियांग डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, वो पूरी तरह से 100% क्या हो चुका है, इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, मतलब उसका विद्युतीकरण पूरा हो गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्लान टेम्पररी काउ। ये आप जानते ही होंगे, काउ की बात आती है तो यूपी गवर्नमेंट आपको याद ही आ जाएगी। तो कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे गायों के लिए रहने की व्यवस्था, उनके टेम्पररी गौशाले की अरेंजमेंट किया गया है, तो वो यूपी गवर्नमेंट है, आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सड़क पर जाते होंगे तो यू कैन फाइंड इट ईजिली कि ऐसा है, उनकी सुरक्षा की जा रही है, उन्हें मारने पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनके रहने और खाने की भी व्यवस्था ग्राम पंचायत लेवल पे की गई है। अब दो पीपल आर नॉट केयरिंग अबाउट इट, अब ये तो भारत है, आप जानते ही हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, जे बोल्सोनारो, ठीक है ना। तो ये चूंकि अभी इंडिया में इनकी विजिट भी हुई थी, इसलिए ब्राज़ील के ये 42nd प्राइम मिनिस्टर फिर से प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। तो ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील के 42वें राष्ट्रपति अभी हाल ही में कौन चुने गए, जे बोल्सोनारो, ठीक है ना। इंडियाज़ वुमेन क्रिकेटर नेम, देखिए एक ICC वुमेन क्रिकेटर
ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। किसको मिला है? स्मृति मंधाना को मिला है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब पूछे कि इंडिया की वुमेन क्रिकेटर जिसको आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है तो वो किसको मिला हुआ है? वो मिला हुआ है स्मृति मंधाना को। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी जो है उसने एक T20 टीम निकाली है पूरे विश्व की ना, तो उसमें भारत के भी 3 खिलाड़ी हैं और वो कौन कौन से हैं? स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और पूनम यादव। तो पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय जो T20 टीम बनी है विमेन की उसमें शामिल नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन कौन भारतीय महिलाएं या प्लेयर खिलाड़ी शामिल है। ठीक है, तो इस तरीके से वन लाइनर फैक्ट्स के ये 4 क्वेश्चन थे। हम लोगों ने करंट अफेयर्स जो डिस्कस कर लिया है वो ये जनवरी माह का है। हम लोग रेगुलर करंट अफेयर्स के सेशन इस पे लेते रहेंगे। रेगुलर ज़रूरी बातें आपको बताते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे जब आप किताबों में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पढ़ने के लिए, और अभी एग्ज़ाम है तो आपको फोकस्ड स्टडी करने की ज़रूरत है। तो फॉलो करते रहिए। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी दूसरे स्टूडेंट जो आपके दोस्त हैं जो पढ़ रहे हैं NTPC के एग्ज़ाम उन्हें देना है 1 महीने बाद, तो उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई कमेंट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, ठीक है, और ताकि हम उसे आपको उसका सोल्यूशन दे सकें या बता सकें या उसको अपडेट कर सकें। कोई कमी आपको लग रही हो तो उसको भी बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे इसी चैनल पे। हैव अ नाइस डे।